आज का हमारा जो टॉपिक है, अच्छा अभी हम ज़रा थोड़ा सा ये रिव्यू आपको मैं करवा दूँ कि हम रिएक्ट में अभी किस जगह खड़े हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने, अच्छा रिएक्ट डेवलपर टूल आज बता दूंगा क्या होता है, ये अभी तक नहीं करवाया मैंने आपको, ये बता दूंगा क्या होता है। सबसे पहले हमने स्टार्ट लेते रिएक्ट के इंट्रोडक्शन से, हमने कहानी शुरू करी थी। फिर हमने देखा था वर्चुअल डॉम क्या होती है। उसके बाद आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था मैंने। उसके बाद हमने जो है वो अपने JSX देखा क्या होता है भाई, JSX इस तरीके से वर्क करता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग देखी रिएक्ट में किस तरीके से होती है। उसके बाद हम रिएक्ट के थोड़े से हमने हुक्स देखे। सबसे पहले हमने देखा भाई स्टेट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट किस तरह बनती है, तो हमने उसके लिए यूज स्टेट हुक पढ़ा। उसके बाद एक छोटा सा टास्क हमने किया था, इसको मैं प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा टास्क था कि जिसमें हमने स्टेट को यूज़ करते हुए एक छोटा सा काउंटर बनाया था, जिसमें हमने प्लस माइनस और रिसेट किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े प्रॉप्स, सही है। प्रॉप्स का बताया था भैया आपको, जो जैसे सिंपल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट्स काम करते हैं, वही काम यहाँ पे प्रॉप्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक नया टॉपिक देखा है, तो कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग के बाद हम लोगों ने एक, मैं आपको डिज़ाइन बनवाया था जिसके अंदर मैंने क्या किया था, आपको ये चीज़ सिखाई थी कि रिएक्ट में बेसिकली कोड होता है कैसे, ठीक है। हम रिएक्ट में वर्क करते किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल, अच्छा ये रिएक्ट कहलाती है SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जितनी भी आप पढ़ेंगे, Vue.js भी अगर आप पढ़ेंगे वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। वहाँ पे भी क्या होता है, ये होता है कि स्टैटिक कुछ भी नहीं होता। हम ना वेब को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक होती है, जिसने अगर मेरी फर्स्ट क्लास ली है रिएक्ट की सबसे पहली क्लास, उसके जो मैंने बोर्ड पे ली थी, कौन था उस क्लास में, आप थे। तो जो थे उनको पता होगा कि जब मैंने बोर्ड पे क्लास ली थी, इस पे कंप्यूटर प्रोजेक्ट, इस पे स्क्रीन पे नहीं ली थी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास वेब जो है ना, हमने दो चीज़ों में ब्रेक किया हुआ है वेब को। कौन कौन सी होती हैं वो, बिल्कुल, एक होती है ट्रेडिशनल डेवलपमेंट या ट्रेडिशनल वेब, और एक होती है SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ट्रेडिशनल क्या होती है, ट्रेडिशनल ये होती है जो हम नॉर्मली HTML से तो जावा से यूज़ करके बना रहे होते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल वेब, वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। और ट्रेडिशनल वेब में क्या होता है भाई, स्टैटिक सारा काम हो रहा होता है कि हम सारा काम HTML के अंदर रख के कर रहे होते हैं, ठीक है। सीधे से उसको स्टाइल करते हैं, जावा से उसको फंक्शन बना देते हैं, ये होती है ट्रेडिशनल वेब। SP में क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में, कि यहाँ पे एक ही HTML का पेज होता है। यहाँ पे तो हम इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं डायनामिक, सही है। यहाँ पे हम स्टैटिक कुछ भी नहीं रखते। स्टैटिक हमारा बस सिर्फ UI होता है, HTML CSS का UI होता है, डेटा नहीं होता। डेटा हमारा होता है हर दफ़ा डायनामिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए वो चीज़ करके दिखाई थी किस तरीके से वर्क हो रहा होता है। अच्छा, जब यहाँ पे हम कार्ड्स रेंडर करवा लेते हैं, तो कार्ड्स में क्या होता है कि मैंने हार्ड कोड खुद ही डेटा की फाइल में रखे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में अपना सारा डेटा बनाया था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास कोई API नहीं थी, हमें कोई पता नहीं था कि API की सेंस क्या होती है रिएक्ट के अंदर, तो हमने ये काम इस तरह किया था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रक्चर ना, इसी स्ट्रक्चर में हमारा डेटा आ रहा होता है API से। जो बैकएंड डेवलपर होता है वो हमें API बना के देता है, ठीक है, और हम उस API को इंटीग्रेट करते हैं। तो असल में अब यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा स्टार्ट होने वाला है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी थी भाई एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ वहाँ पढ़ी थी आपने, वही चीज़ यहाँ भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वहाँ मैंने आपको इसको API जब पढ़ाया था, तो एक उससे यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनवाया था। कौन सा बनवाया था, गिटहब बनाया था मैंने। एक गिटहब की हमने बनाई थी, गिटहब ऐप की टाइप की चीज़ बनाई थी कि हम उसमें गिटहब में कोई भी बंदा यूज़र नेम लिखते थे, और उसकी API हिट होती थी बिहाइंड द सीन, उसकी पूरी पूरी प्रोफाइल फैच होके आ जाया करती थी, सही है। यहाँ पे अब वो वाला प्रोजेक्ट रिपीट नहीं करेंगे दोबारा। यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमें E-कॉमर्स की एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक API है हमारे पास फेक स्टोर की, फेक स्टोर API बताता हूँ, उसको भी दिखा भी देता हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि आपको डमी डेटा आ रहा होता है प्रोडक्ट्स का, एक E-कॉमर्स का डेटा होता है कि प्रोडक्ट की इमेज होगी, प्रोडक्ट का टाइटल होगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम बनाया था ना हमने कार्ड्स फॉर्मेट, बिल्कुल वैसे ही आपको अब फर्क है, डायनेमिक डेटा आ रहा होगा आपको, वो हमने स्टैटिक खुद ही रखा था API में। तो अब यहाँ पे वो चीज़ हमारे पास आ रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखेंगे, API इंटीग्रेशन, और इसी को प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। यानी मैं आपको ये चीज़ प्रोजेक्ट के साथ ही बताऊँगा, डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, प्रोजेक्ट के साथ ही बताऊँगा, सही है। API वगैरह क्या है आपको जावास्क्रिप्ट में बताई थी, यहाँ भी लिखी है भाई, यहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा। और ये एक सैम्पल के लिए मैंने एक इमेज लगाई हुई है, तो इसको अगर देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड तो नहीं होगा, ये थर्ड होगा आई थिंक। और इसमें हमें आपको अब एक डायनेमिक, ये टर्मिनोलॉजी आपने अगर कभी भी अब रिएक्ट की जॉब देखें, ये टर्मिनोलॉजी आपको बड़ी देखने को मिलती है वहाँ पर, API इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या होती है भाई, ये यही होती है कि थर्ड पार्टी डेटा को आपने इंटीग्रेट करना है। देखें, असल रिएक्ट जो डेवलपर होता है ना, उसका असल काम ये नहीं होता API हिट करके डेटा ले आया। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चों का काम है, आप सिर्फ एक फैच लगाओगे डेटा तो आ जाएगा। डेटा लाना असल काम नहीं होता,
असल होता है अब डेटा आ गया, अब उसको आपने अपनी एप्लीकेशन में दिखाना कैसे, इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, कि डेटा तो आ चुका आपका पड़ा हुआ डेटा, लेकिन उसको अब आपने दिखाना कैसे डेटा यूज़र को, तो असल होती है ये चीज़, इसी को कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। और भाई यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है एक तरीके से, मतलब मुश्किल नहीं कहूँगा इसको मैंने कि थोड़ा ट्रिकी होता है ये काम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि एपीआई हिट करना, एपीआई हिट करना तो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेट करना असल होता है, ठीक है भाई। यूआई आपका, आपके पास जो डेटा फ्रंट पे दिख रहा है आपको, वो डेटा यहाँ स्टैटिक नहीं होता, हम डायनेमिक रखते हैं वो डेटा यहाँ पर, तो वो डायनेमिक कहीं किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आ रहा होता है हमारे पास, सही है। अभी जो हमने लास्ट टाइम जो सेकंड प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने स्टडी रखा हुआ डेटा सारा, खुद ही मैंने इमेज लगाई थी, खुद ही मैंने अपना सारा नेम टाइटल वाइटल जो प्राइस वैसे सब खुद लिखा था। यहाँ पे मैं खुद नहीं लिखूंगा, थर्ड पार्टी एक आ रही होगी मेरे पास, उसको मैं फैच करके यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे रिएक्ट में क्या होता है कि हम लोडर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई एपीआई से डेटा आ रहा है। अच्छा लोडर लगाते ही क्यों है, चलो पहले ये बताएं मुझे, मेरा अगर दिल चाह रहा है लगा दें ऐसे अच्छा लगने के लिए, ये वजह होती है। लोडर लगाने का पर्पस क्या होता है कि देखें एपीआई जो है ना, जब भी आप हिट करते हैं तो एपीआई लेती है कुछ टाइम, और वो कितना टाइम लेती है ये किसी को नहीं पता, ठीक है, वो मतलब वेरिएट कर रहा होता है टाइम। तो अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी कंडीशन लगाई कि भाई जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हो, एपीआई पे रिक्वेस्ट जाए और फ़ौरन से डेटा आ जाए, सही है। अब जब वेबसाइट लोड हो गई, लोड हो गई, ऐसी वेबसाइट लोड हो गई, अब एपीआई पे रिक्वेस्ट गई हुई है, अब यूज़र को तो नहीं पता ना पीछे क्या काम हो रहा है, वो तो नॉन टेक्निकल है, तो आपको पता है आप डेवलपर हो कि भाई पीछे रिक्वेस्ट गई हुई, यूज़र को तो नहीं पता। अब यूज़र के लिए क्या होगा, एक बुरा यूज़र एक्सपीरियंस जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको बैठा हुआ वाइट स्क्रीन आई हुई है, क्योंकि एपीआई गई हुई है, हिट करने का डेटा आएगा जब दिखेगा ना स्क्रीन पर, तो बैठा हुआ ऐसी, मतलब वो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। तो हम क्या करते हैं, ये बताने के लिए यूज़र को कि भाई वेट करो अभी इन प्रोसेस है आपकी रिक्वेस्ट, तो हम दिखाते हैं लोडर लगाने का ये पर्पस होता है, सही है। अच्छा तो जब भी एपीआई की बात होगी रिएक्ट में, तो साथ में लोडर की बात भी होगी कि लोडर भी लगाते हैं, मतलब ये कोई ऑप्शनल नहीं होता कि आपकी मर्जी आप लगाओ लगाओ, नहीं दिल चाह नहीं लगाओ, ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी होता है यहाँ पे, कंपलसरी है यहाँ पे लोडर। और इसके लिए एक अलग से पूरी कोड होता है इसका, लोडर लगाने का अलग से पूरी कोडिंग हो रही होती है इसकी, सही है। वो किस तरह सारे के सारे काम हो रहे होते हैं भाई, सारी सारी चीज़ें हम देखेंगे, पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर लोडर लगा के। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं। और भाई फिर कह रहा हूँ टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें, 1 घंटा भाई मैं नहीं कह रहा पूरे पूरे दिन बैठे रहें, भले 1 घंटा दें, 1 घंटा तो कोई मुश्किल नहीं है, एक नहीं दे रहे आधा घंटा दे दें भाई, आधा घंटा का आप मोबाइल उठाएं फेसबुक खोलें, आधा पौन घंटा यूँ ही निकल जाता, तो आधा घंटा आप दें। क्या हुआ, तो भाई रिकॉर्डिंग नहीं होती तो रिकॉर्डिंग फास्ट पेस में देखो, लेकिन आधा घंटा एटलीस्ट, आधा 1 घंटा आप लाजमी दो, अपने सारे कामों को स्केजुअल करो और आधा 1 घंटा लाजमी दो इसको रोज़ाना। क्लास 8 है हमारी आज। हाँ यार कॉपी कर ली, वो इंटरनेट स्लो चलता है तो बहुत देर में डाउनलोड होता है, मैंने पूरा उठा लिया। जी आज हम ये सीख रहे हैं किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन में एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं और लोडर किस तरीके से लगाते हैं। किसकी, एपीआई इंटीग्रेशन की, थर्ड पार्टी डेटा को अपनी एप्लीकेशन में किस तरह आपने दिखाना है,
ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन समझ दो ना, इंटीग्रेट कहते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को कनेक्ट करना, इसे इसका हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बस आप कनेक्ट करवा रहे हो थर्ड पार्टी सोर्स को अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो ये इंटीग्रेशन है। सर ये राउटिंग कहलाती है। नहीं नहीं नहीं, राउटिंग अलग चीज़ है, वो डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो आप सर वो जो हम फुल स्टैक में बैकएंड जो डाला था वो थर्ड पार्टी से होता है। क्या चीज़? स्टैक जो हम पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसमें हम एपीआई से डेटा लाते हैं, वो वही करेंगे अभी काम है। अपने बैकएंड से ला रहे हैं, वो क्या है। अच्छा देखो, फुल स्टैक में क्या होता है, फुल स्टैक में ये होता है अभी जो मैं डेटा ला रहा हूँ ना, ये थर्ड पार्टी कोई सोर्स है एपीआई जिसने बनाई है, मैं सिर्फ उसकी एपीआई को इंटीग्रेट करता हूँ। वो एपीआई मैंने बनाई नहीं है, यानी उसके डेटा का एक्सेस नहीं है मेरे पास, बस उसने जितना मुझे डेटा दिया है मैं उतना डेटा लिखा सकता हूँ। जो फुल स्टैक एप्लीकेशन होती है उसमें क्या होता है, बैकएंड भी आपके हाथ में होता है, यानी आप अपनी मर्जी से डेटा एंट्री करते हो। यानी कि इन शॉर्ट ये समझ लो, एपीआई बनाते भी आप हो और इंटीग्रेट भी आप करते हो। जब एपीआई बना भी आप ही रहे हो तो डेटा भी सारा आप मैनेज करोगे, ये सीखेंगे। बैकएंड के मॉड्यूल में सीखोगे अगर आपने पढ़ा तो। अच्छा, अगर मैंने पढ़ाया तो सॉरी। पढ़ाना था सर आपने। अच्छा जी, क्या करना है हमें? सर आप नहीं पढ़ाएंगे मतलब पूरे कोर्स में? पता नहीं। मतलब फिर धोखा होने वाला था। अरे होता है सर नहीं सर, कम से कम शेफ सब और लोग पूरा करके सर जा आप सकते नहीं भरते ये कोड बता भाई के मैंने कब बोला है मैं जा रहा हूँ, क्या हो गया? सौ दफा तो सर पहले हो चुका है, रोका था। अरे सर को रोकने वाला सीखने की बात करते रहना थोड़ी देर में सर से। थोड़े सीनियर भाई के साथ तो 6 साल तक अच्छा जी लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ये पढ़ा था कि हमने यूज रेफ वगैरह देखा था, ठीक है। मैं आता हूँ ज़रा, पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। भाई यहाँ से आके बूटस्ट्रैप हटा देते हैं। बूटस्ट्रैप लगाई थी आपको मैंने? नो सर, बूटस्ट्रैप लगाना बताई थी आपको? लेस सर बताइए। भाई एक जगह बताओ हाँ या ना। हाँ बताइए, रिएक्ट आपने रिएक्ट बताइए। जिसको हाँ ये रहा ना, प्रोडक्ट कार्ड बताया तो था आपको मैंने। बताया तो है सर। फिर यूँ यूँ कौन कर रहा है? आपने रिएक्ट स्टेप की बताई थी, स्टेप की बताई। मैंने आपको लगाना भी सिखाई थी कि बूटस्ट्रैप लगती कैसे, यस सर, ठीक है। और लगी हुई है यहाँ पे, यस सर। तो वो तो बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ बूटस्ट्रैप की नीड पड़ेगी। भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, अपना पूरा प्रोजेक्ट क्लीन कर रहा हूँ। डेटा भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। ऐप डॉट जेएस के अंदर आते हैं, ये सब यहाँ से हटा रहा हूँ और ये सारी कहानी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एक H1 सिर्फ यहाँ रखता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड। सही है भाई, तो हमारा पूरा एक पूरा प्रॉपर क्लीन हो गया। अच्छा जी, सबसे पहला तो हमारा काम ये है कि सबसे पहले एक यूआई बनाते हैं स्टैटिक कार्ड फॉर्मेट में। सही है, या मैंने गलती करी, वही चीज़ उठा लेता मैं। सब उठाने हैं फुल सेट का पता नहीं होगा नहीं होगा, फायदे नहीं आएंगे नहीं होगा। सर, वापसी का बना रहा हूँ। अरे यार दोबारा नहीं बना रहा है ये। सर घेरे हो जाता है पाकिस्तान। सर गिटहब सर क्योंकि हमें वही चीज़ करनी है, वही पूरा कार्ड बनाना है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ स्टैटिक डेटा था, यहाँ डायनेमिक डेटा है। क्योंकि बूटस्ट्रैप वगैरह आपको मैंने बता दी थी कि किस तरीके से लगती है, क्या होता है, तो इसलिए बता देना कि रिपीट हो हाँ तो बता दूंगा ना, दोबारा बना नहीं रहा, बस दोबारा बता दूंगा दोबारा। बना दूं तो इसमें कार्ड वाले में बोला था डायनामिक डेटा है होगी ना वीडियो। नहीं देखो, डायनामिक, भाई ज़रा डायनेमिक को समझो, स्टैटिक और डायनेमिक को ज़रा समझो इस चीज़ों को कि क्या चीज़ है। ये डायनेमिक है लेकिन पार्शल डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि डेटा डायनेमिक ही आ रहा है वहाँ पे, लेकिन आ कहाँ से रहा है, मेरे लोकल से ही तो आ रहा है, थर्ड पार्टी से थोड़ी आ रहा है कहीं से। तो डायनेमिक तो है लेकिन एक तरीके से पार्शल डायनेमिक है, कि इसको मैं डायनेमिक मैंने अपने पास से ही किया हुआ है। सही है। अब एक है डायनेमिक। डायनेमिक क्या है कि डायनेमिक का मतलब कि उस डेटा पे आपका कोई एक्सेस ही नहीं है, वो आ रहा है थर्ड पार्टी से बिल्कुल उठ के। अरे भाई डिलीट करो इसमें यहाँ से। इसको यहाँ से बंद करो। बीट को भी यहाँ से हटाओ। वरना आ गया स्टैटिक डायनेमिक का फर्क। सर। यार अभी तो आप बता रहे थे एकदम स्लो हो गया, हम्म, बता रहे थे बीच में मसला आ गया अरे तो बता तो दिया भाई,
वो जो डेटा अभी हमने यहाँ दिखाया है वो डायनेमिक तो आ रहा है, लेकिन वो एक तरीके से समझ लो पार्शियल डायनेमिक है। पार्शियल डायनेमिक किस सेंस में कि मैं उसको स्टैटिक नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो डेटा जहाँ से मैं ला रहा हूँ तो वो मेरे लोकल भी तो रखा हुआ है, एक मेरे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर रखा हुआ है वो, तो वो कम्प्लीटली डायनेमिक नहीं होगा। कम्प्लीट डायनेमिक क्या होता है कि उस डेटा पे आपका कोई एक्सेस ही नहीं है, बिल्कुल कोई किसी थर्ड पार्टी से पता नहीं कहीं कोई दूसरे इलाके से उठ के डेटा आपके पास आ रहा है, ये है डायनेमिक। सही है, तो भाई ये सीन है। CMD करते हैं कोड डॉट सेव करो इसको, 1 मिनट दे दो मैं एक चीज़ देख लूँ। सही है, ठीक है भाई। कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं हम, हमारा कार्ड सेक्शन था आई थिंक, लेकिन हमारा हेडर वेडर कहाँ पड़ा हुआ है भाई। यूज इफेक्ट, ये तो अलग कहानी है बिल्कुल। सर आपने हेडर डिलीट कर दिया था पूरी शायद। सेट के अंदर है सब कुछ हमारा। नहीं नहीं, वो तो पूरा कार्ड आपने है। हेडर डिलीट कर दिया था। चलो बना लेंगे, इतना तो बना ही सकते हैं। हार फेंको भाई। शायद आपने कमेंट आउट करा हो हेडर कमेंट आउट किया है कहाँ? ऐप के अंदर। अरे ऐप तो मैंने डिलीट कर दी थी, वो मुझे पता है, कमेंट आउट कर दिया था मैंने। npm run dev 5173 पे सर उसको ऑन करते हैं। सही है भाई, ये आ गया डेटा हमारा। अच्छा ये अब देखो ये भी डायनेमिक ही है। डायनेमिक किस तरीके से, अगर मैं इसकी फाइल में जाऊंगा ना, जहाँ ये दांत से उठ के ये आ रहा है, कार्ड सेक्शन में गया, ये एक प्रोडक्ट कार्ड, ये सिंगल प्रोडक्ट कार्ड है, ये ऐसी है। अगर आपको याद हो, इन लोगों ने क्लास अटेंड की ये वाली, उनको पता होगा क्या कहानी चल रही है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है ना सब डायनेमिक ही उठ के आ रहा है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डेटा भाई डायनेमिक तो आ रहा है, लेकिन आ तो मेरे लोकल से ही रहा है ना, ये लोकल में ही मैंने इस तरह बनाया भाई। तो डायनेमिक तो है, लेकिन एक तरीके से कंप्लीट डायनेमिक नहीं है। कंप्लीट डायनेमिक क्या है कि इस डेटा का यहाँ का कोई एक्सेस ही नहीं होता मेरे इसमें, लोकल के अंदर इस डेटा की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, तो मैं कहता हाँ अब ये डायनेमिक हो गया। सही है, तो भाई अब क्या करते हैं, इसी को मैं करता हूँ ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई। अभी मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो एक हेडर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेडर की नीड होगी हमें। उसकी वजह ये है कि अच्छा देखें, अब जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ ना मैं आपसे लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोजेक्ट बनाएं। भले ये वाला नहीं बना रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन अब जो बना रहा हूँ ना ये बनाएं। क्यों? ये एक ही प्रोजेक्ट ना हमारा चलेगा एंड तक। कैसे? अभी मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, मैं इसमें इसी ई कॉमर्स की वेबसाइट से आपको सिखा दूंगा भाई API इंटीग्रेशन कैसे होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउटिंग। अब राउटिंग में बहुत लंबी कहानी चलेगी। राउटिंग में प्राइवेट राउटेड होती है, प्राइवेट राउट्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड और पता नहीं कौन सा राउटिंग होती है। वो सारी राउटिंग भी मैं आपको इसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। इसी में डिफरेंट पेजेस बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होम पेज हो गया जहाँ सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं, कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया तो वो कार्ड का एक सेपरेट पेज होगा ना, कार्ड पेज की प्रोडक्ट कार्ड जितने भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए वो सारे लिस्ट होंगे, तो वो राउटिंग के थ्रू होगा। हमने पेजेस में यहाँ पे शफलिंग पेजेस पे स्विच करते हैं राउटिंग के थ्रू। यहाँ पे मैं एंकर टैग मैंने पहले ही बताया था, एंकर टैग नहीं होता यहाँ पे। वो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउटिंग है, वो API के बाद, तो वो भी इसी प्रोजेक्ट में होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह देंगे फायरबेस। एक डेटाबेस आपको बताना है मुझे लाजमी कि डेटाबेस से बेसिकली इंटरेक्शन कैसे होता है, तो वो भी मैं इसी प्रोजेक्ट से करवाऊंगा। यानी इसी जो प्रोडक्ट का डेटा यहाँ मेरे पास आ रहा है, मैं इसी को उठा के आपसे रखवाऊंगा कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर, और फिर वहीं से हम फैच करेंगे, तो वहाँ भी ये प्रोजेक्ट हमारा चलेगा। अच्छा भाई ये पूरी कहानी हो गई। इसके बाद हम आगे जाके हमारे पास टॉपिक आएगा आगे रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट API। पहले मैंने सोचा कि आपको कॉन्टेक्स्ट API पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई वो मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा डायरेक्ट रिडक्स पढ़ो। क्यों? कॉन्टेक्स्ट API मैंने बताया था भाई, कॉन्टेक्स्ट API और रिडक्स दोनों का सेम ही काम है, दोनों एक ही काम के लिए यूज़ होती है कि भाई स्टेट्स को ग्लोबल करना है, स्टेट्स हमारी ग्लोबल हो जाए। मैंने आपको बताया था ना यूज स्टेट बंदी क्या कहते हैं इसको, ये प्राइवेट स्टेट होती है कि एक कंपोनेंट के अंदर ही आपको मिलेंगी। लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट में मसला कोई नहीं है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई एक लिमिट है कि आप अगर छोटे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20, 25, 30 या 100 कंपोनेंट्स हैं, तब तक तो कॉन्टेक्स्ट API सही है, बेहतरीन है। हल्का सा अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, थोड़ा सा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बड़ा, तो भाई फिर कॉन्टेक्स्ट API में लिमिट आ जाती है। सही है, तो भाई फिर एक ही दफ़ा डायरेक्ट बड़ी चीज़ पढ़ो,
छोटी चीज़ भी निकल जाएगी वहाँ से और बड़ी तो निकल ही जाएगी। सही है, तो भाई डायरेक्ट रिडक्स पढ़ाऊँगा मैं आपको रिडक्स टूल किट पड़ेगी। और टूल किट पढ़ेंगे डायरेक्ट। सही है। बात पूछ रही थी कि वर्डप्रेस पे जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं वो टेम्पररी होती है, मतलब टाइम लिमिट फ्यूचर तक होती है और खत्म हो जाती है? नहीं नहीं, रिडक्स टूल किट बनाना। बस वेबसाइट ख़त्म नहीं होती, होस्टिंग ख़त्म हो जाती है। जिसमें यानी आप जब वेबसाइट बनाओगे तो उसमें पहले कहीं लाइव वगैरह भी करोगे, कहीं उसको होस्ट करोगे, तो वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है ना, उसकी एक टाइम की लिमिट होती है भाई कि 1 साल का या 2 साल या 5 साल जितना भी आपका ड्यूरेशन है। तो जब आप अगर पैसे नहीं भरोगे तो आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, तो वो वर्डप्रेस नहीं और भी बाकी इसके अलावा जो सिंपल वेबसाइट वो भी बंद हो जाती है। तो वो वेबसाइट ख़त्म नहीं होती, वो आपको जो एक होस्टिंग का उन्होंने सर्वर दिया हुआ होता है, तो आपकी जब पेमेंट ख़त्म हो जाती है तो वो सर्वर से आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। वो ये होता है। और वो सिर्फ वर्डप्रेस में, हाँ अर्ली होता है, मंथली होता है, वीकली होता है, किसी किसी का वो डिपेंड करता है होस्टिंग प्रोवाइडर जो भी है। सही है भाई। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत आपको पता लग गई होगी क्या है कि मैं हर जगह इसी प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करवाऊँगा, तो ये हर हाल में बनाना है अपना। सही है। अच्छा, इसमें होगा क्या, कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास क्या होगा, एक हेडर होगा ऊपर जिसमें अभी के लिए फॉर नाउ हम अभी की स्टैटिक रख देंगे भाई, होम पेज कार्ड पेज। बाद में जब राउटिंग पढ़ेंगे उनको डायनेमिक भी कर देंगे, अभी स्टैटिक पे बस लिख दूंगा आगे होम और कार्ड पेज। ठीक है। और साइड में हमारे पास क्या होगा, एक बास्केट वगैरह कुछ बनाएंगे हम, जैसे ई कॉमर्स होता है ना, ऐड टू कार्ट करते हैं, वो बास्केट के अंदर इंक्रीमेंट 1 2 जा रहा होता है, तो थोड़ा सा उस टाइप का हम यहाँ पे लुक एंड फील देंगे। सही है। स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप के अंदर और इसको यहाँ से ज़रा बंद करता हूँ आके। भाई ज़रा गौर से देखना है इसको किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अच्छा देखें, एक और चीज़, ये VS कोड की छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सीख लें। जैसे अगर मुझे क्या करना है, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाना है हेडर, और उसके अंदर एक फाइल बनानी है header.jsx के नाम से। तो भाई आप लोग किस तरह करेंगे, मैं किस तरह अभी तक करता आ रहा हूँ कि भाई मैं क्या होगा, एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ से हेडर, फिर उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके फाइल बनाऊंगा header.jsx, ऐसे बनाएंगे भाई। भाई एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, आप इस पर यानी कि SRC के अंदर आए, आप एक फ़ाइल बनाएं डायरेक्ट। सही है। हेडर, ये मेरा फोल्डर का नाम है असल में, /header.jsx, दोनों एक साथ बन गए। सही है भाई। ओ भाई ये नवाज शरीफ भुट्टो को छोड़ दो, नवाज शरीफ भुट्टो की लाइफ सेट हुई है, तुम्हारी लाइफ सेट नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। नवाज शरीफ भुट्टो तो याशी कर रहे हैं, तुम बसों में धक्के खा खा के यहाँ पढ़ने आ रहे हो, आप और मैं इस तरीके से आ रहे हैं भाई, लेकिन उन लोग की लाइफ सेट हुई है, तो उन लोगों की फिक्रें छोड़ो। सर आप अभी डेवलपर में से मोटिवेशनल स्पीकर सर, तो सर के लीडर तो उधर है ना जेल में। कौन भाई? नहीं भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं, मैं ऐसे शाम को सपोर्ट करता हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ बस। अच्छा जी, बस सही है सही है सही है, आ जाओ वापसी आ जाओ। अब सबसे पहले बनाना है मुझे यहाँ पे हेडर, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे एक सेक्शन से भी पहले, क्योंकि बूटस्ट्रैप लगी हुई है। सही है। मैं यहाँ लूँगा कंटेनर फ्लूट। क्या करता है भाई ये, फुल विड्थ पे एक डिव बन जाएगा, फुल विड्थ पे। सही है। अच्छा जी, इसी कंटेनर फ्लूट को मैं एक क्लास दूंगा BG डार्क। सही है। इसके अंदर मैं लूँगा यहाँ पे एक अदद कंटेनर। सही है, ताकि सेंट्रलाइज हो चीज़ें। इसके बाद रॉ के अंदर आपको पता है 12 कॉल बना सकते हैं हम, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे सबसे पहले डॉट कॉल, थोड़ा सा UI बनाना पड़ेगा पहले से यहाँ पे हमें, ताकि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर सामने आ जाए। इसको मैं लेता हूँ, हमें कॉल 3 लेते हैं, उसके बाद 6 3 9 10 11 12 और दोबारा से 3। सही है। सबसे पहले यहाँ पे एक H1 होगा भाई, इसका मैं क्लास देता हूँ M0, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लोगो।
ठीक है, कुछ भी लोगों को वहाँ पे यहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसके बाद यूएल के अंदर एल और ये मुझे कितना चाहिए, होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट होगा हमारा, ठीक है, अबाउट नहीं होगा, होम होगा फिलहाल के लिए, और अभी हम सिर्फ कार्ट रखते हैं, 2 पेज रखते हैं सिर्फ फिलहाल, ठीक है। हाँ फिलहाल 2 रखते हैं। इसको देना भाई यूएल को क्लास लिस्ट अन स्टाइल होम कार्ड, सही है। एंकर टैग नहीं बना रहे सर? अच्छा एंकर नहीं बनता यहाँ पे, अभी आपको मैं नेबलिंग वगैरह नहीं पढ़ाया ना, जी नहीं। नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, वो राउटर डॉम में, सही है, नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एल बना रहा हूँ सिर्फ। क्लास में वहाँ से कहता कैमल केस में देना है ये, क्लास नेम किस चीज़ का? कैमल केस में देना है, क्लास का जो नेम दिया है। नहीं मैंने कब कहा, मैंने ऐसा कहा था? नहीं। नहीं भाई, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। क्लास नहीं कैमल केस ज़रूरी नहीं होता, कैमल आईडी होती है वो। मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था कि आईडी जो है ना हम डैश नहीं देते, हम कैमल केस कर देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि क्लास बनी है स्टाइलिंग के लिए, आईडी बनी है यूनिक चीज़ को टारगेट करने के लिए, तो इसलिए हम आईडी में अवॉइड करते। वैसे चल तो ये भी जाता है, डैश भी चल जाता है, लेकिन अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे डैश ना लगाए, कैमल केस में दें। सही है भाई, ये हो गया यहाँ पे यूएल। थोड़ा सा देखते ज़रा किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। नाइस, इसको कहते हैं टैग्स वाइट, सही है भाई, कुछ इस तरीके से चीज़ें आई हैं, ऊपर नीचे आ रहा है कॉलम में। वो भी सही करेंगे उसको भी। अच्छा यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक बास्केट बनानी है यहाँ पे, और उसके ऊपर मुझे स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ फिलहाल एक आसानी के लिए अभी मैं ये एक काम करता हूँ। अच्छा आइकन लगा दें यहाँ पे, आइकन आपको सिखाएं कैसे लगाते हैं, कैसे लगते हैं। रिएक्ट भाई, फॉन्ट ऑसम की जान छोड़ दो अब, हाँ वो सब बता रहा था। रिएक्ट आइकन सही है, इंस्टॉल हुई है हमारे पास। सीधा सीधा हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ आके मैं लिखूंगा भाई रिएक्ट आइकन्स। भाई यहाँ मैं सर्च करूँगा बास्केट, कौन सी बास्केट लगाएं भाई, ये तो अजीब व गरीब बास्केट आ रही है यहाँ, तो डस्टबिन आ गई, ये तो बास्केट की जगह कार्ट करके सर्च करते हैं, ये आ गई भाई, सही है, शॉपिंग कार्ट आ गया भाई हमारा। इसके अंदर भाई कौन सी लगाएं, ये लगाने पहले वाली अच्छी लग रही है, सही है भाई, नहीं ये अच्छी, ये लगाएगा, ये अच्छी लग रही है, सही है भाई। कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, एफ ए, फॉन्ट ऑसम यानी कि। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई इंपोर्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ पे आके फ्रॉम, ठीक है, रिएक्ट आइकन स्लैश एफ ए। अच्छा FA6 तो नहीं है कहीं, एफ ए, सही है भाई। अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अच्छा देखें नॉर्मली क्या होता है, बास्केट होती है, उस बास्केट के टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा होता है वो 1 या 2 3, आपने ई कॉमर्स में देखा होगा। अब आप मुझे बताएं ये किस तरीके से अचीव करूँगा, सही है, पोजीशन से, ठीक है। और HTML में कोई तरीका है इसके लिए, पढ़ा है आप सबने, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, नीचे जो लगाते हैं डाउन में वो होता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट जो पावर की जगह लगाते हैं, सही बता दो भाई गलती से, सही है, लगता है करके तुक्का लग जाता है, मसला नहीं है, वही तो क्या लग जाता है करके तुक्का। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसको सुपर स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, और आप अगर नहीं करना चाह रहे तो भाई आप इसको उससे भी कर सकते हैं, CSS से भी कर सकते हैं। भाई मैं CSS से कर लेता हूँ इसको, सब स्क्रिप्ट से भी हो जाएगा, लेकिन सब स्क्रिप्ट से वो फिनिशिंग नहीं आएगी, सब स्क्रिप्ट से फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। फिनिशिंग आप अगर आप CSS से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी आ जाएगी, तुम कर लेना, मसला नहीं है, हो जाएगा। चलो CSS से ही करते हैं। CSS से कर दें भाई, मैं एक स्पैन लेता हूँ, ठीक है, बल्कि स्पैन नहीं लेते,
मैं यहाँ लेता हूँ एक अदद डिव ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो पेस्ट करता हूँ अपना आइकन, ठीक है। और इसके साथ अब मैं ट्राई करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट, मैंने ख्याल यहाँ सही लगेगा 0, सही है। अभी हमने सिर्फ कंटेंट रखा है, स्टाइलिंग हमें करनी है इसकी। अभी चेक करते हैं किस तरीके से लग रहा है भाई। इस तरीके से कुछ आया ये, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करूँगा, तो साइज देंगे सबसे पहले इसको। 0 भी नहीं आना चाहिए, तो 1 2 आना चाहिए तब आएगा भाई वो तो अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं टेस्टिंग के लिए। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, 40 कर देते हैं। आई थिंक नहीं, ज़्यादा हो गया, 35 सही रहेगा। 32 कर देता है, ये सही है। सही है ना, इतना ज़्यादा लगा रहा है, 30 कर दो, सही है। काफ़ी है। अच्छा ये सुपर स्क्रिप्ट इस तरीके से आ रहा है, मजेदार नहीं लग रहा मज़ेदार नहीं लग रहा हूँ कि हमें इसको उसके ऊपर लेके आना। तो भाई बेहतर ये कि क्या करें, इसको सीरियस में ही कर लें, सही है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे शॉपिंग कार्ट, सही है। अच्छा ये स्पैन के इधर ही आएगा, ओके सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सही आ रहा है। अब सबसे पहले आगे भाई इसको जरा स्टाइल करते हैं थोड़ा सा। स्टाइलिंग थोड़ी सी पहले स्टार्ट में करनी पड़ेगी हमें भाई। डी फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, और फिलहाल इसको इतना करते हैं, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ भाई, गैप देते हैं इसको थोड़ा सा फ्री का, ठीक है। ये इतना सही है, लेकिन हम इसके कॉल 6 पे आते हैं। यहाँ में अगर मैं आके बोल दूँ भाई टेक्स्ट सेंटर, नहीं हो रहा। स्पेसिफाई आएगा ना सर, कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स करके सब तो सेंटर करना पड़ेगा। कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करेंगे, तो सर इसी को अलाइन आइटम करके चेक करना है। सबसे पहले देखो 6 3 9 10 11 12। तो एक काम करते हैं, तो रॉ पे आते हैं, जस्टिफाई कंटेंट दो इसको मैं बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम देता हूँ इसको मैं सेंटर, ठीक है। अब हम यहाँ से आके चीज़ें एडजस्ट करते हैं। कैसे भाई, मैं यहाँ खोलता हूँ डेवलपर टूल्स, मैं आता हूँ यहाँ पे इस तरह नीचे। HTML सेल्स के काम के लिए सबसे अच्छा ये है, यहाँ से टेस्टिंग करें। देखिए मुझे दिख रहा है कि इतनी चीज़ आ रही है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि इस UL को M0 करूँगा सबसे पहले, ताकि एक सेंटर लाइन आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये कॉल 6 आ रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए, इसको क्या कर देंगे, कम करेंगे थोड़ा सा, 2 कर देंगे इसको, ठीक है। कॉल 2 हो जाएगा, ये कॉल 3 है भाई। इसको हम आके डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सही है भाई, हो गया पूरा UI तैयार आपको। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या क्या चेंज किया भाई मैंने, क्या क्या चेंज किया भाई बता दो। सबसे पहले UL को चेंज किया, UL में आ जाओ भाई, पूरा उठा के यहाँ से मैंने कर दिया कॉपी इसको, ठीक है। इसके अलावा मैंने कॉल 3 को चेंज किया, आई थिंक सो, हाँ इसको किया, सही है। ये हमारा, अरे ये क्या हुआ भाई, सेव नहीं हुआ क्या, सर वो कॉल कम नहीं कर, कॉल कम नहीं कर, अरे भाई कितना था, 2 था। यस सर जी। और वो क्लास भी पूरी नहीं थी, नहीं वो देनी हमें पूरी नहीं है वैसे भी। अच्छा यहाँ कहीं गैप दिया था मैंने, ये रहा, गैप कर देते हैं हम यहाँ पे 5, सही है। फिलहाल के लिए भाई सही है, इतना एक स्ट्रक्चर लेवल पे चीज़ें सही हैं। अच्छा अभी क्योंकि हमने अभी राउटिंग वाउटिंग नहीं पढ़ी है, तो अभी ये बस समझे कि बस ऐसे ही हमने डमी के लिए लगा दिए, स्टैटिक के 2 पेज इन बनेंगे फ्यूचर में जाकर जब राउटिंग पढ़ेंगे, सही है। अभी हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि API से डेटा लेके आना है, अभी इसका भी कोई काम नहीं है, इसको बाद स्टाइल करके छोड़ देंगे यहाँ पे अभी, सही है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इस प्रोजेक्ट से आपकी पूरी फंक्शनैलिटीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी,
पूरी जावास्क्रिप्ट एक तरीके से रिवाइज होगी आपकी यहाँ पे। अच्छा जी अब आगे थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं। सही है भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ शॉपिंग कार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले इसको कहता हूँ भाई पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। सीरीज तो सबको आती है ना, आई होप सबको आती होगी। ये स्पैन है भाई, स्पैन को सबसे पहले तो देता हूँ मैं आके बैकग्राउंड कलर। सी एस एस और सैस में फ़र्क ये है कि सैस जो है वो होता है कंपाइलर सीरीज का, वो आपको एक ऑप्टिमाइज सीरीज देता था, ये फ़र्क है बस। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भाई हम रख देते हैं इसको यहाँ पे ऑरेंज टाइप समथिंग, ऑरेंज ये कलर अच्छा लगता है यार, ये रख देते हैं। सही है। अच्छा जी ये हो गया हमारा, और इसके अंदर सबसे पहले दूंगा पैडिंग 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। इसको हम इस तरह करते हैं, ओ भाई ये बातें बातें बाद में कर लेना। यार पूछ के मुझे भी बता देना क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक इस आउट लग रहा है थोड़ा सा ये। तो भाई एक काम करते हैं, इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। आई थिंक सही है इतना। नहीं नहीं पोजीशन नहीं, अंदर का बताओ बस, पोजीशन तो अभी होगी सेट। पोजीशन से हाँ बोल्ड कर देंगे, ये अच्छा बताया भाई इन्होंने। फॉन्ट वेट कर देते हैं हम यहाँ पे 700, सही है भाई। या ब्लैक में कर दें इसको कलर इसका? नहीं सर भाई सही ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा। ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो, सूरत लग रहा है व्हाइट यार। कर दें सर इसको। यार ब्लैक अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा सा, बस सही है भाई ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका साइज करो ज़रा कम। सही है सर आगे से हाँ तो कहीं टाइम दिया हुआ है किसी को तो बस बैठे रहो फिर भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आते हैं भाई, इसको देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 राइट 0, सही है। तो इसको अब करना पड़ेगा थोड़ा सा सेट, और ये और छोटा होगा अभी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आके हेडर को सही करो। ये मेरा इसको दिया हुआ ठीक है। इधर आते हैं, सबसे पहले देते हैं भाई यहाँ पे PY3, ज़्यादा हो गया PY2, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ इसके पास, अब इसको हम यहाँ से सेट कर देता हूँ। अभी होगा भाई, सब्र रखो थोड़ा सा। यार ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इसका मुझे ना। नहीं नहीं नहीं, इसकी पैडिंग वैडिंग सही करनी पड़ेगी थोड़ी सी, सब्र करो। टॉप राइट, ये है बॉटम, इसको इतना करो। यार काफ़ी टाइम बाद सीरियस करिए, थोड़ा दिल चाह रहा है खेलने का मेरा। बस सही है। क्या बात बोली है भाई इन्होंने। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो स्टाइलिंग सेव करते हैं, फिर 10 वाला केस भी रख लेते हैं, सही है। अरे यहीं से कर लेते हैं यार। सही है। तो इसके साथ इसको एडजस्ट कर दें थोड़ा सा। टॉप नहीं, इतनी नहीं होगी, हम लिमिट लगा देंगे।
भाई मैं लिमिट लगा दूंगा 100। गाड़ियाँ खरीदना आई होप इतना सही है। ठीक है, बस ये इसको फाइनल करते हैं और इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग में सही कर देता हूँ। सही है सर। इसको इतना रख देता हूँ, ठीक है। और ऊपर कर देना। और ऊपर कर दें भाई, बस इतना सही है आई थिंक। सर विश लिस्ट पे एक लगा देना सर, ऊपर नीचे वो आपसे लगवाऊंगा मैं। भाई जिसको टाइम वेस्ट है तो वो जा सकता है भाई, ओपनली मैं, मेरी तरफ से परमिशन है, वो जा सकता है बराए मेहरबानी। किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? नबील भाई बोलते हैं कह टाइम रहा हूँ वेस्ट आगे कर रहा है। बढ़ता है ना, ये ऊपर से नीचे कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे, स्टाइलिंग में ही फंसे हैं हम। हाँ तो क्या हो गया, तो कोई मसला नहीं है, स्टाइलिंग में फंसे हैं। यार पाकिस्तान में फंसे हुए स्टाइलिंग के समझ रहे हो? अच्छा जी, प्रैक्टिस किया करो ना घर में। कॉपी किया, आप जाओ import डॉट फॉरवर्ड स्लैश हेडर डॉट CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे आके मैं। और सबसे पहले शॉपिंग कार्ट पे आ जाते हैं भाई। पोजीशन, रिलेटिव, और शॉपिंग कार्ट के अंदर जो स्पैन है उसकी स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी करी हुई है यहाँ पे, तो यहीं से उठा लेता हूँ। सही है। और दूसरा इसको हमें क्या देना था, PY2 दिया 3 दिया मैंने, 2 दिया। सही है भाई। तो फिलहाल हमने इसको इतना यहाँ पे सेट कर दिया। अब पैनिंग कर दो ताकि स्टाइल खराब ना लगे। सर ऐसे नहीं होता ये 0 पे 1 से 9 तक उसकी अलग स्टाइलिंग और 10 से 12 उसके अलग वो styling। कर सकते हो, आप कर लेना, कर सकते हो, वो हो सकता है। अच्छा जी, अब भाई यहाँ पे कार्ड सेक्शन को मैंने ना, एक काम करते हैं, सारी चीज़ें बंद करते हैं, app.js में आते हैं। ये कार्ड सेक्शन को मैंने यहाँ किया हुआ अभी कमेंट, ठीक है। क्यों भाई, कार्ड सेक्शन पे आते हैं, ये मेरा पूरा प्रोडक्ट कार्ड बना हुआ है। अभी फ़र्क क्या है, मैंने कार्ड इन्फो पे इंपोर्ट किया हुआ है और लूप चलाया हुआ है, ठीक है। अगर कार्ड इन्फो का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, डेटा नहीं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, एक एरे है और एरे के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ऐसी है। अच्छा भाई, अब हम यहाँ एक API फैच करने जा रहे हैं। API क्या है भाई, API का नाम है fakestoreapi.com। सही है, एक वेबसाइट है। ये क्या है, बेसिकली एक रेस्ट API है। रेस्ट API क्या होती है कि जो फ्री में आपको अवेलेबल है, ठीक है। और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए, कि इसको आप ओपनली हिट कर सकते हैं। कोई इसमें ऑथेंटिकेशन या कोई ऑथराइजेशन वगैरह नहीं है कि भाई आप इसको नहीं हिट कर सकते, कोई भी कर सकता है इसको hit, ठीक है। इसकी जरा वेबसाइट पर जाएँ, fakestoreapi.com पे। इंटरनेट चल रहा हो बस। सर पहले एक डायनासोर वाला गेम आता था। भाई शुभ हो जाओ अभी। आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड यार नेट नहीं चल रहा। उसका भी extreme होता है। सर मेरे से हॉटस्पॉट ले लें आप। चल रहा है हॉटस्पॉट, ये अच्छा। चल रहा है तो दे दो भाई हॉटस्पॉट। नहीं सर यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहा। ये आई थिंक इसका पासवर्ड नहीं होगा। इसका पासवर्ड नहीं है। नेट ही नहीं चल रहा है। नेट के और तो API हिट भी नहीं होगी। सिग्नल नहीं आ रहा सर मेरे का। डायरेक्ट कर देना। साढ़े 3 से पूरी आना पड़े पढ़ने। 3 से पढ़े क्या? अच्छा जी, ये फेक स्टोर की जब वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरीके से वेबसाइट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई-कॉमर्स के बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है। डमी डेटा ई-कॉमर्स का। आप आए सीधे सीधे रीड डॉक्स के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए इसकी।
अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर गेट कर रहे हैं। गेट कर रहे हैं। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में ही बताया था कि आपके पास चार नाम, वैसे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है लेकिन मेनली चार किस्म की होती है, गेट, पोस्ट और कौन कौन सी। रीड एंड डिलीट। देखिए वैसे चार चीज़ें होती हैं, या तो डेटा आप क्रिएट करते हैं, या उसको रीड करते हैं, या अपडेट करते हैं, या डिलीट करते हैं, सही है, इसको करेक्ट कहते हैं। ये इसकी ना यही चीज़ों की चार रिक्वेस्ट भी होती हैं। जैसे अभी अगर हमने देखा था फैच के थ्रू जो हमने काम किया था। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको एक और नई चीज़ पढ़ानी है कि यहाँ पे फैच नहीं करेंगे काम, फैच के थ्रू काम नहीं करेंगे हम। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सियोस। हम एक्सियोस को यूज़ करते हुए एपीआई को हिट करेंगे। ये फैच ही की तरह है, जैसे फैच है उसी की तरह सिमिलर है, लेकिन फैच से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, सही है, लाइब्रेरी है, फैच से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास रिक्वेस्ट जो है ना, जैसे कि हमने फैच में किया था, तो फैच में तो हमने कुछ यानी कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे शायद मुझे याद पड़ रहा है, मैंने बताया था कि वहाँ पे मेथड में हम लिखते हैं गेट या पोस्ट, बताया थी चीज़ मैंने। ये बेसिकली है क्या, ये रिक्वेस्ट की टाइप है कि आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हो फ्रंट एंड से, तो आप सर्वर को बता रहे हो कि भाई किस किस्म की रिक्वेस्ट आ रही है। वो गेट की हो सकती है, गेट का मतलब कोई डेटा ला के दो मुझे। पोस्ट की हो सकती है, पोस्ट मतलब कि कोई डेटा आपके पास पड़ा है उसको आप सेव करवा रहे हो जाके बैकएंड के ऊपर, ये पोस्ट की हो जाएगी रिक्वेस्ट। फिर ऐसे ही होती है पुट की या पैच की, पुट भी बोलते हैं पैच भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अपडेट, कि आपके पास डेटा है जो पहले से पड़ा हुआ है, आपने उस डेटा को अपने इस डेटा से रिप्लेस करवाना है, अपडेट करवाना है, तो ये हो जाएगी पुट की रिक्वेस्ट। और चौथी होती है डिलीट की रिक्वेस्ट, कि कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। ये चार, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन मेनली ये चार होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट, सही है। ये नॉर्मली चार रिक्वेस्ट आप याद रख लें। इसे हम कहते हैं HTTP की रिक्वेस्ट या HTTP के मेथड्स। लिख लें इस चीज़ को, जो नहीं लिख रहे हैं वो माशाल्लाह लामा है सारे, जो बेचारे बहुत कमज़ोर हैं, जिनका दिमाग कमज़ोर है, काम नहीं करता, वो सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो चीते हैं जिन्हें लिख रहे हैं, सारे चीते बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे अल्लामा। नबील भाई तुम सिर्फ हंसते रहो, मोबाइल में लगे रहो, सर वो वीडियो देखता ना मैं सब पे कुछ नहीं होने वाला, वीडियो से कुछ भी नहीं होगा। बड़ा बेहतरीन काम हो जाता ये एक पेपर पे लिखो और मेरा सिग्नेचर ले लो उस पर। थ्रू आउट द कोर्स जब एंड होगा ना, जब भी आप उसी स्टेज पे खड़े होगे जब इस स्टेज पे आवाज़ खड़े हो। है सर आपने तो बस बद्दुआ नहीं है ये आपको मैं आईना दिखा रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये क्या होता है, ये HTTP के हमारे पास मेथड्स कहलाते हैं कि हम इसको यूज़ करते हुए। अच्छा HTTP कहाँ चलता है, फ्रंट एंड पे चलता है, बैक एंड पे चलता है, सर रिक्वेस्ट से बैकएंड जाती है, फ्रंट से बैकएंड पे जाती है, बैक एंड पे चलता है। और कहाँ चलता है, सर फ्रंट से बैकएंड पे जाती है। मेरी कॉपी फ्रंट। देखें HTTP होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे अगर करूँगा ना, यहाँ लिखा हुआ आता है HTTP, ऐसी है, ये देखें क्या आ रहा है लिखा हुआ, HTTP HTTPS एक ही चीज़ है। तो भाई HTTP का मतलब है ब्राउज़र, और ब्राउज़र आपका बैकएंड पे नहीं होता, कहाँ होता है, फ्रंट एंड पे होता है। तो HTTP फ्रंट एंड पे चलता है, इसीलिए इसको कह रहे हैं HTTP के मेथड्स। इसका मतलब कि ये चारों जो रिक्वेस्ट हैं ये होती हैं फ्रंट एंड से, क्योंकि HTTP अवेलेबल ही फ्रंट एंड पे होता है, तो ये हम फ्रंट एंड से करते हैं रिक्वेस्ट। तो HTTP मेथड से इसलिए इसका नाम दिया गया है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये चार मेथड। अच्छा भाई गेट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट गेट करना है मुझे, सही है। तो यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे आ जाओ आप, ये रही गेट ऑल प्रोडक्ट की API। क्या है भाई, अरे API एक नज़र देख लें, ये API है क्या, HTTPS facebook.com/product/1/1 का मतलब एक प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे सारी चाहिए। तो इसका मतलब मैं कहाँ तक लिखूँगा, यहाँ तक, प्रोडक्ट्स तक, ऐसी है। कोई मुश्किल बात है समझने में इसमें। अच्छा क्योंकि गेट की API है, तो गेट की API डायरेक्टली ब्राउज़र पे हिट हो जाती हैं, कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। लेकिन इसके अलावा जितनी भी APIs हैं, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो पुट हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी API ब्राउज़र पे हिट नहीं होती। सिर्फ गेट की वाहिद एक API होती है। सवाल पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में कि भाई गेट की कौन सी API जिसको मैं डायरेक्टली विदाउट एक्सेस कोड को मैं छुए बगैर डायरेक्ट API हिट कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ गेट की API होती है जो डायरेक्टली ब्राउज़र पे हिट कर सकते हैं, सही है। मैं इसको हिट करता हूँ तो देखिए ज़रा डेटा का फॉर्मेट क्या आ रहा है, ये वही फॉर्मेट है। अच्छा ये एक API है, बिल्कुल एक थर्ड पार्टी रियल API से हम इस पर डील कर रहे हैं।
कोई स्टैटिक नहीं है, कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी सोर्स से हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। इस एरे में लिखा हुआ है 20 आइटम्स है, यानी 20 प्रोडक्ट्स कह लें आप। इसके अंदर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कुछ उस टाइप का ही बन गया स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ था अभी कोड में, स्टैटिक। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर्स है, और इस की के अंदर वैल्यू क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है। तो अभी जितना भी नेस्टेड हो सकता है इसका कोई मसला नहीं है। ये इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी हो सकती है, उस एरे के अंदर मल्टीपल एरे हो सकती हैं, उस एरे के अंदर मजीद ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी जो भी होगा एरे ऑब्जेक्ट का ही कुछ कॉम्बिनेशन होता है डेटा, इसके अलावा बाहर से डेटा नहीं बनाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, कोई आइडिया आपके दिमाग में? मतलब बैकएंड वाला बंदा भाई इसी को क्यों चूज कर रहा है, कुछ और डेटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं रख रहा वो? भाई वो स्ट्रिंग रखे, नंबर रखे, यही क्यों रख रहा है? एक सवाल है, अपने अपने आइडियाज किसी के दिमाग में अगर हो भाई कि बैकएंड वाला ये सोच के बनाता है, इंटीग्रेशन सही रहेगी। किस सेंस में सही रहेगी? देखिए ना, एरे है ना, तो एरे ऑब्जेक्ट है तो एक्सेस करना जब ही इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो डेटा एक्सेस करना ही सीधे चला जाता है। सर सही है। और डेटा एक्सेस करना ही क्यों इजी है? इंटीजर में, नंबर में इजी नहीं है क्या, स्ट्रिंग में इजी नहीं है क्या? सवाल ये है कि भाई बैकएंड वाले बंदा जब भी एपीआई बनाता है वो या तो एरे में होता है डेटा, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ एरे होता है, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एरे एरे होता है, यानी कि घूम फिर के कहानी एरे ऑब्जेक्ट ही कॉम्बिनेशन में आ रही होती है। तो मेरा सवाल अब ये है कि भाई एरे ऑब्जेक्ट थोड़ी डेटा स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे हैं, डेटा इन्हीं को भी चूज कर रहा है वो। डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एरे ही होता है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है। एक तो ये रीज़न है सबसे पहले कि भाई मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं आप, लेकिन इससे भी एक ज़्यादा जो मेन रीज़न, ये तो रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न ये नहीं है। मेन रीज़न क्या है, एरे, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। एरे और एरे जो ना, एरे इसके अंदर एक वास्ट वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, फंक्शन है जिसपे आप एरे पे खेल सकते हो। स्ट्रिंग के इतने मेथड नहीं है, स्ट्रिंग पे इतनी आराम से खेल नहीं सकते आप, नंबर में नहीं खेल सकते इतनी आराम से आप, या और कोई डेटा स्ट्रक्चर में नहीं खेल सकते इतना अच्छा खेल सकते हो एरे के अंदर। तो ये वजह है मेन, सही है। अच्छा भाई एपीआई तो ये थी, अब इसको इंडिकेट कैसे करें? देखिए ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है फैच के लिए। ब्राउज़र पे आते हैं, ये भाई फैच में कोई बुराई नहीं है, आप जो फैच यूज़ करने जा रहे हैं फैच यूज़ करें बिल्कुल, लेकिन कुछ नई चीज़ भी पढ़नी चाहिए आपको। ये एक ही चीज़ पढ़ी है उसी को चलाते रहोगे। रिएक्ट में क्या होता है, लोग फैच से ज़्यादा एक्सियोस यूज़ करते हैं, भाई कुछ वजह भी करते होंगे। एक्सियोस इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरा यहाँ पे क्या एक बुराई है, यहाँ पे 2 दिन लगाने पड़ते हैं मुझे। क्यों पहला दिन 2 दिन क्यों लगाने पड़ रहे, बताएगा मुझे? जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं सब। रिस्पांस के लिए अरे जो पहला डेटा जो आ रहा होता है ना, वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है, वेरी उसको गुड। convert करना होता है, पहला जो डेटा आ रहा होता है भाई, दूसरे टेंस में। बिल्कुल सही बताया, पहला जो डेटा आ रहा होता है ये आ रहा होता है जेसन में, जो रीडेबल नहीं होता हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट जेसन का मेथड लगा के। ये जेसन से डेटा कन्वर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, और फिर यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। लेकिन एक्सियोस भाई एफिशिएंट है, वहाँ पे एक ही दिन में काम हो जाता है, डायरेक्टली मुझे डेटा मिलता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पीड वाइज भी फ़ायदा है। कन्वर्ट नहीं करता, नहीं कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो कन्वर्ट होके आता है पीछे से, एक्सक्यूज देखता है जो वो मामला। वो खुद ही पीछे अब डील कर रहा होता है अपना, वो हमारा मसला नहीं है, जो भी है बस वो खुद ही डील कर रहा होता है। स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले एक्सियोस उठाना, इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी है। फैच तो आपको मिल जाता है ब्राउजर से, लेकिन एक्सियोस नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप देखिए कोई भी लाइब्रेरी आप पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले आप आके लिखे उस लाइब्रेरी का नाम और उसके साथ लिखते हैं npm, सही है। आपको उसकी कमांड मिल जाएगी सिंपल, npm i axios। सही है, इंस्टॉल हो गया। चेक कर दे भाई, रिजॉल्व कैसे चेक करूं? सही है, ये आ गया डिपेंडेंसी में एक्सियोस। अब भाई एपीआई उठाए लगाएं कैसे? करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस जगह का फ़र्क है।
यहाँ पे हम एक जगह एक नई यानी कि एक बिल्कुल एक डिफरेंट जगह पे एपीआई को कॉल करते हैं रिएक्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में जैसे कॉल करते हैं वैसे ही कॉल होगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ बनाता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट फैच डेटा इज इक्वल टू, सही है। अच्छा मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, तो मेरे लिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ करना बेहतर होगा, प्रॉमिस वाला या एसिंग अवेट वाला? एसिंग अवेट वाला सर। एसिंग अवेट वाला बता चुका हूँ मैं, जब फंक्शन बना रहे हो तो अब तो एसिंग अवेट बेहतर है। तो क्या कर दूँ इसको यहाँ पे मैं, यहाँ पर आ जाएगा एसिंग। अब कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे उठाना पड़ेगा एक्सियोस। तो यहाँ लिखा मैंने इंपोर्ट कर दो भाई एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। जब पहले यहाँ पे क्या फ्लैश लिखते थे इस तरीके से, सही है। अब क्या करोगे यहाँ पे एक्सियोस। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप एक्सियोस का कौन सा मेथड, एचटीटीपी का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, गेट पोस्ट पुट डिलीट। गेट यूज करके डेटा मंगवा रहे हैं हम, तो एक्सियोस डॉट गेट। गेट आपसे लेता है अगर यूआरएल जिसको हिट करना है। यूआरएल क्या है भाई मेरी, ये रही, कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। अवेट लगेगा यहाँ पे क्योंकि भाई टाइम चाहिए, टाइम ड्यूरेशन लगेगा, सही है। रिस्पॉन्स हो गया। अगर मैं कंसोल करवा रहा हूँ इस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, सही है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई जावा की तरह चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही, अब ये देखते हैं किसकी याददाश्त थोड़ी अच्छी है, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड हो फौरन से मैं एपीआई को हिट करवा दूँ। तो कैसे करूँगा काम, एपीआई को क्या करवा दूं? एपीआई हिट करवा दूँ, यानी जो एपीआई हिट, ये वाली एपीआई जो कॉल हो रही है इसको मैं हिट करवा दूँ। कैसे करूँ? आप बोलेंगे भाई यूज इफेक्ट बनाए सर, कौन सा वाला केस? सर वाला डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के भी दो हैं। सेकंड केस एम्प्टी डिपेंडेंसी आ रही है, क्योंकि एक दफ़ा करवाना है मुझे काम, बार बार थोड़ी हिट करवाना। तो भाई मैं यहाँ आऊँगा, मैं बोलूँगा कि यूज़ इफेक्ट, शुक्र है भाई कुछ तो याद है, सही है। और ये फंक्शन कहाँ रखूँगा, यहाँ पे रख के कॉल कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना सा फर्क है, रिएक्ट में इस तरह एपीआई कॉल होती है, बाकी सारा काम वही जावास्क्रिप्ट वाला। चेक करते हैं भाई, कहाँ है मेरी एप्लीकेशन भाई, कहाँ भाग गई, इसे यहाँ रखते हैं, कंसोल खोलते हैं ज़रा। देखिए मैंने किया रिलोड, देखिएगा फॉरन रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि एपीआई है। देख रहे हैं, लग रहा है टाइम थोड़ा सा आने में क्योंकि एपीआई चल रही है पीछे। तो भाई एक ऑब्जेक्ट आया मेरे पास यहाँ पे, इसमें क्या है, इसकी डेटा के अंदर 20 आइटम्स पड़े हैं। इसका मतलब डेटा के अंदर आ रहा है सारा का सारा जो मेरा काम है, एपीआई तो हिट हो गया सक्सेसफुली। तो भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके निकाल लूंगा, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब कंसोल करता हूँ ज़रा डेटा को, रिलोड किया मैंने, आ गई 20। अच्छा आया क्या, एक एरे आई है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आए हैं। अब यहाँ तक तो वो काम है जो हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था। आप बोलोगे सर ये तो कोई नया है ही नहीं, ये तो हम करके आ चुके हैं। अब इसके आगे जो है ना काम, वो है असल, वो क्या है भाई, अच्छा ये डेटा तो यहाँ पे आ चुका है, सही है, डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये डेटा मुझे चाहिए कहाँ भाई, ये डेटा मुझे चाहिए इस कार्ड सेक्शन के अंदर, सही है। ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसी है भाई। तो आप बोलेंगे सर तो फिर ये आपने यहाँ गलत कॉल कराया, तो यहाँ कॉल होना चाहिए था। भाई प्रॉप से भी कर सकते हैं, या अच्छा तरीका क्या है, इसको उठा के कहाँ ले जाओ, यहीं ले जाओ। क्यों बिला प्रॉप्स लगाऊं, यानी अगर मैं यहाँ प्रॉप्स ला के जाना पड़ेगा ना मुझे, अगर बाहर रखूंगा, यहाँ रखूंगा डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे ये आइटम बेसिकली रेंडर हो गए थे तो यहाँ आ रहे थे। सर पहली बात तो आपने वो इंपोर्ट ही नहीं करी है। चलो इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट को, और यहाँ पे एक्सियोस को भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले ज़रा एक चीज़ देखें,
यहाँ ये आइटम्स आ कैसे रहे समझिएगा, इस बात को समझने वाली बात है। यहाँ पे जो आइटम्स आ रहे हैं ये आ कैसे रहे हैं भाई, ये ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्ड इन्फो क्या है, एक एरे है, इस एरे पे मैप लगाया हुआ है और लूप चल के हर दफ़ा एक प्रोडक्ट कार्ड रेंडर हो रहा है यहाँ पे, ऐसी है। तो भाई इस डेटा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, डेटा के अंदर एरे मिल रहा है, और एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं इस डेटा को भी यहाँ पास कर दूँ तो मेरे ये वाले प्रोडक्ट कार्ड भी रेंडर हो जाएंगे इस तरीके से, और उस इस तरह में जैसे कार भिजवा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही मैं यहाँ ये प्रोडक्ट भिजवा दूंगा, तो काम हो जाएगा मेरा। सोच के बताएं, हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे हो जाना चाहिए, लेकिन हो जाना तब चाहिए जब मैं इस डेटा में जो एरे आ रहा है मैं इसको यहाँ पास करूँ। आप मुझे बताएं ये डेटा कहाँ है, इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, तो इसका स्कोप कहाँ होगा, इसको रिटर्न इस फंक्शन के अंदर होगा। अच्छा रिटर्न करवाना है, बिल्कुल सही कहा भाई। अगर मैं करवाता हूँ इसको रिटर्न तो यहाँ रिसीव होगा मुझे, तो यहाँ भी एक यूज इफेक्ट का फंक्शन लगा हुआ है। नहीं समझा आई थिंक बात भाई। अगर मैं यहाँ से करवाता हूँ इसको रिटर्न, मैंने यहाँ लिखा कि भाई रिटर्न करवा दो, क्या हो गया, डेटा को। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन कॉल होता है वहाँ मिलता है, इसका मतलब मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो भाई अगर यहाँ मिलेगा, इसको मैं किसी एरे में स्टोर भी करवाता हूँ तो भी तो इस डेटा का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक होगा, ग्लोबल तो अब भी नहीं है। अब और का बाहर नहीं आ सकता, कैसे कराऊंगा रिटर्न, इसको अब मैं करवा नहीं सकता यहाँ पे, कैसे करवाऊंगा? सर डायरेक्ट फंक्शन को ही रिटर्न करना है। तो फिर क्या करूँगा भाई, मुझे तो यहाँ एक्सेस करना है। सर तो फिर यहाँ पर कोई एक बंदा जिसके दिमाग में आया कि भाई कोई ऐसा तरीका, आप दिमागों पे जोर डालें अपने, कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ गेट कर लूँ इसको, पैरामीटर और यूनिट्स कैसे कैसे सोल्यूशन चाहिए मुझे। पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत है। फंक्शन इसको आप उसमें खोल दो। कहाँ कहाँ कहाँ, ये इसकी बात कर रहे हो ऐसे ऊपर हो पैरामीटर। भाई? पैरामीटर कहाँ है सर वो जो कार्ड सेक्शन ये? सेक्शन जाके राउंड ब्रैकेट लाइन तो क्या करूँ यहाँ पे मैं? इसका पैरामीटर पास करो। इवेंट वगैरह दे देंगे। पैरामीटर से पहले तो ऑटोमेट तो पैरामीटर से पहले तो इसमें मुझे कुछ भिजवाना पड़ेगा ना, वो गेट करूँगा। तो मैं तो वहाँ से हटा ही दिया, लॉजिक को मैंने उस फंक्शन से बाहर निकाल के करवा दिया यहाँ से। अच्छा एक तरीका था कि अगर मैं ऐप में करता तो प्रॉप के थ्रू, बल्कि यहाँ भी मसला आता, प्रॉप के थ्रू कैसे भिजवाता, वो भी स्कोप तो फंक्शन के अंदर ही होता ना। बात समझ में आया भाई? अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ भिजवाने के लिए, तो यहाँ से नहीं निकाल सकता क्या बाहर? फिर बात समझ में आ रही है? तो जरा सोचो कैसे होगा ये काम। वही एक ग्लोबल स्कोप करेक्ट है। भाई थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ पिछली क्लासों में पढ़ा है भाई। कोई एक स्टूडेंट, ये पता है करवाना क्या चाह रहे हैं हम? पहले तो अगर इसको आपको अगर प्रॉब्लम पता होगी ना तो ही सोल्यूशन बता पाएंगे। अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई, ऐसी गर्दनें हिला रहे हैं बस, तो फिर नहीं बता पाएंगे। फंक्शन से बाहर निकालना। पर्पस क्या है भाई? इस डेटा को यहाँ एक्सेस करना है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस स्कोप के अंदर तो एक्सेस नहीं हो पा रहा। फंक्शन कोई एक स्टूडेंट भाई सोल्यूशन दे दे। नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा। यूज स्टेट, स्टेट क्या होती हैं? ग्लोबल होती हैं। मैं अगर यहाँ यूज स्टेट बनाऊंगा तो मैं पूरे कंपाउंड में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब देखिए ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बनाई एक स्टेट और इसको रखा मैंने इनिशियल एरे, इनिशियल वैल्यू दे दी इसकी एम्प्टी एरे। यहाँ रखा मैंने भाई ऐसा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे नाम भी आ सकता हूँ प्रोडक्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट्स। अब ये रिटर्न विटर्न कराने के बजाय यहाँ डेटा में डेटा आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इस डेटा को सेट के अंदर पास करवा दूं ऐसे करके, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर और एक्सेस कर सकता हूँ उसको। यहाँ पे हो गया काम मेरा। ये बताना चाहिए था आपको। पढ़ चुके आप लोग, स्टेट पढ़ के आ चुके हैं। देख लें खुद ही, आप लोग देख लें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग। मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी वरना आज ये भी नहीं देखता। तुम तो पढ़ के आ चुके हो रिएक्ट भाई, रिडक्स पढ़ के आ चुके हो तुम तो। तुमसे रिडक्स का पूछूंगा तुम्हें वो भी याद नहीं होगा अभी। सही है भाई?
अब पहले टेस्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, चले पहले टेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, मैं कंसोल कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को कि भाई बता दो प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। सेव किया मैंने, चेक करते हैं भाई। मैंने किया रिलोड, फर्स्ट टाइम क्या है एम्प्टी एरे। क्यों? क्योंकि भाई इनिशियल स्टेट पहले आएगी और एपीआई से कोई डेटा आया भी नहीं है। जब एपीआई से रिस्पांस आया तब उसने उस स्टेट के अंदर डेटा को अपेंड करवाया। तो अब जो मुझे प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डेटा मिल रहा है। हो गया काम आसान मेरा। अच्छा देखिए, मैंने इसको इस तरह किया है, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। क्या किया है मैंने? आपने स्प्रेड ऑपरेटर भाई डेटा में क्या एरे पड़ा हुआ है, मैंने बोला भाई क्या करो, एक न्यू एरे बनाओ और उसके अंदर इस एरे को डी वो कर दिया, स्क्वायर ऑपरेटर कर दिया। यानी एरे को जब स्क्वायर ऑपरेटर करते हैं तो क्या होता है, उस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई होती हैं वो सब बाहर निकल के आ जाएंगी। इस एरे में क्या है, ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो अब इन दी एंड क्या हो, एक नया एरे बनाया और नए एरे में सारे ऑब्जेक्ट को बुला लिया मैंने। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, आपको ना ये रिएक्ट में नॉर्मली ये सिंटैक्स यूज़ करा करें ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जो मैंने पहले यूज़ किया डेटा, एरे और ऑब्जेक्ट, जब भी आप डीलिंग कर रहे हो ना, एरे और ऑब्जेक्ट होती है रेफरेंस टाइप्स, अपना रेफरेंस क्रिएट करती हैं ये। तो अक्सर इश्यूज आ रहे होते हैं कि डेटा आप आपने अपडेट करवा दिया, वो अपडेट ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि भाई सेम रेफरेंस पास किया हुआ होता है। थोड़ी आगे की चीज़ें आई होप अभी मुझे लग रहा है अभी समझ में शायद नहीं आएंगे, आपके रेफरेंस वगैरह के मामला होते हैं और इसमें एरे ऑब्जेक्ट के अंदर खास तौर पे। तो बेहतर क्या है, जब भी आप काम कर रहे हो एक न्यू एरे बनाए। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू एरे बनाया, उसके अंदर मैंने डेटा को बुला लिया, डेटा में जो भी पड़ा हुआ है सब इस एरे के अंदर आ जाओ। तो अब क्या किया, एरे का रेफरेंस चेंज कर दिया। मतलब ये एक नया एरे था, एक डिफरेंट एरे था, ये एक डिफरेंट एरे बन गया। किस नाम से बना हुआ है? नाम वाम छोड़ दो, बस एरे बन गया। तो सर एक्सेस वगैरह का फायदा एक्सेस ये रहा ना, प्रोडक्ट से करेंगे। अच्छा नाम स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप। स्टेट है सिंबल, कुछ भी नहीं है ये। सेट प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है। स्टेट पढ़ो, स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ो। जी सर पड़ेगी। सही है। अब चेक करते हैं भाई डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। तो भाई मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को यहाँ से पकड़ा और क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट मैप। यहाँ मुझे कार के बजाय क्या मिलेगा, वैसे तो नाम है कुछ भी रख, लेकिन मैं नाम रखता हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा होगा और मैंने इस प्रोडक्ट को कहाँ भिजवा दिया, इसके अंदर भिजवा दिया। और जब इसके अंदर भिजवाया है तो यहाँ रिसीव भी होगा फिर प्रोडक्ट। सही है। अब मुझे इसको इसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा अपने कार्ट को। कैसे भाई, मैं देखता हूँ मुझे डेटा मिल क्या रहा है, पहले तो उसके हिसाब से बनाऊंगा ना भाई कार्ट। भाई मुझे डेटा ये मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। एक सबसे पहले कैटेगरी मिल रही है कि किस चीज़ कैटेगरी है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का टाइटल है और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं मैन क्लॉथिंग प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है इसको नाम रख दूँगी, छोटा सा डिज़ाइन थोड़ा सा सही रहेगा। मैं यहाँ आता हूँ भाई, ये टाइटल आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, कॉपी करा, अच्छा टाइटल ऑलरेडी निकल, अच्छा ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। टाइटल ही आएगा हाँ, लेकिन मैं सब हटा देता हूँ। टाइटल आ गया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन है, कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन आ गई। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ ये मैं? वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया था। अब फर्क क्या है कि अब जो सोर्स है ना, डेटा सोर्स ऑफ डेटा डायनेमिक है, प्योर डायनेमिक है। प्राइस आ रही है भाई, प्राइस निकाल दी, ठीक है भाई। अच्छा ये जो बटन है ना यहाँ पे, अच्छा रेटिंग वेटिंग आप चाहें तो दिखा दें यहाँ पे, अब आपके ऊपर है आप क्या कितना अच्छा मतलब इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि डेटा एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब डेटा यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको और अच्छा बना सकते हैं यूआई के पर्सपेक्टिव से। वरना आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, डेटा को देखते हुए अच्छा सा यूआई आप खुद बना सकते हैं। मैं बस आपको तरीका सिखा रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पे भाई, प्राइस वाइज भी आ गई यहाँ पे। अच्छा मैंने कुछ एक मिस्टेक कर दिया आई थिंक, आईडी नहीं टाइटल, टाइटल भाई यहाँ आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई है, प्राइस आ गई, सब चीज़ें आ गई। ये मोर डिटेल ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड टू कार्ट। सही है भाई, जरा चेक करते हैं। मैंने किया इसको यहाँ सेव, मैंने किया इसको यहाँ पे सेव।
ऐसा कंसोल में खोल के रख रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी धनाधन एरर्स आएंगे हमारे पास। मैंने किया रिलोड। पहले एक थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन आई, उसके बाद मेरी स्क्रिप्ट ब्रेक हुई है। दोबारा देखें, सब कुछ सही चल रहा है, ब्रेक हुई, यानी कि जैसे ही पे कॉल हो रही है स्क्रिप्ट ब्रेक हो रही है। मसला क्या है ये, ज़रा पढ़ें क्या कह रहा है ये, एरर पढ़ना सीखें। मैं थोड़ा बड़ा कर लेना है इसको, जूम इन कर दूंगा इसको। एक सेकंड भाई। डे स्ट्रक्चर में मसला हुआ। भाई ये कह रहा है आपसे, अनकॉज टाइप एरर कैन नॉट डीस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट एज इट इज अनडिफाइंड। कह रहा है भाई मैं डीस्ट्रक्चर कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जहाँ से आप डीस्ट्रक्चर करवा रहे हो वो अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब कहने का क्या है, कोई बताएगा क्या क्या मतलब है कहने का? स्प्रेड ऑपरेटर वाला एरर की बात सही है। किसी को समझ में आ रहा है एरर? जहाँ से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। समझ आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा। देखें मैं बता देता हूँ, मैं डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कहाँ से? प्रॉप डॉट प्रोडक्ट से। अच्छा भाई आओ पीछे रिवर्स इंजीनियरिंग करो। प्रॉप डॉट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट भी तो पास होना चाहिए, यहाँ कार पास किया हुआ है मैंने, तो कैसे उठाएगा वो? लेकिन ये मसला नहीं है, मसला कुछ और है। ये लोड किया मैंने, ब्रेक हो गई, वही सेम सिनेरियो है, एरर भी आई थिंक सेम होगा। अच्छा एक मिनट भाई, ये डेटा ही पूरा गेट नहीं हुआ। एक काम करते हैं भाई, मेरी एपीआई कहाँ है? ये जी इमेज इस तरीके से है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले डेटा सही से रखते हैं भाई इसके अंदर। यहाँ से मुझे इमेज भी चाहिए, और दूसरा मुझे टाइटल नहीं चाहिए, कैटेगरी चाहिए यहाँ पे। सही है। और इमेज के अंदर ये रखवाना है यहाँ पे। चेक करते हैं, तो लोड किया, सही है। उल्टे सीधे एरर ला रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं ला रहा है। अच्छा इसको ना एक काम करो, बटन बनाओ, ये लोड करो भाई। यार आ कैसे करा ये? आना नहीं चाहिए था, स्क्रिप्ट ब्रेक होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे आ रहा है भाई। अच्छा सही है भाई, सुने 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 असल में हो क्या रहा है, ये मैंने यूज इफेक्ट में रखा हुआ है इसलिए नहीं एरर आ रहा, वरना यहाँ पे आता है एक प्यारा सा एरर। क्यों आता है एरर, वजह ही बता रहा हूँ आपको मैं। क्योंकि यूज इफेक्ट में रखा हुआ है ना, आपको पता है यूज इफेक्ट क्या करता है, ये चीज़ें सारी बाद में रेंडर होंगी, पहले क्या चलेगा? क्या चलेगा भाई? यूज इफेक्ट सबसे पहले यूज इफेक्ट चलता है, तो इसलिए एरर से आप बच गए, वरना यहाँ पे एक प्यारा सा एरर आने वाला था। क्या वो कहता भाई? प्रोडक्ट्स अनडिफाइन है, जिस पे आप लूप चलाना चाह रहे हो, मैप अनडिफाइन पे मैप नहीं चलता। लास्ट टाइम जो आ रहा था वही एरर अभी आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यूज इफेक्ट में रखा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा। तो भाई अनडिफाइन कैसे है? मैं तो यहाँ पे डेटा भिजवा रहा हूँ, ऐसी है ना भाई। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है कि खाली पड़ी हुई है। अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है? एम्प्टी एरे। तो जब भी आपकी स्टेट की वैल्यूएशन होती है ना, वो इनिशियल स्टेट से शुरू होती है। अब जब इनिशियल स्टेट तो यहाँ पे भी क्या होगा? एम्प्टी एरे आएगा, तो एम्प्टी एरे मैप चला सकते हो आप? नहीं चला सकते। तो ये वजह है कि यहाँ पे अनडिफाइन कभी कभी ब्रेक हो जाती है स्क्रिप्ट। अभी नहीं हो रही क्योंकि इफेक्ट में रखा हुआ, आई थिंक इसलिए नहीं हो रही, वरना ये स्क्रिप्ट ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। अच्छा ये काम करो, यहाँ कॉल करना पड़ेगा इसको, कंट्रोल एक्स स्कोप का मसला है। भी आ गया भाई, क्या हो गया इसको? एक सेकेंड भाई, अभी एक सवाल करा। वो क्यों हो गया था? हेड ओवर ही एटीआई पता नहीं।
भाई होता ये है नॉर्मली, एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में, इसको घर आके पढ़िएगा, इसका नाम होता है स्टेट बैचिंग। क्या नाम होता है, लिखते हैं सबसे पहले इसको अपने पास, स्टेट बैचिंग। जी, स्टेट बैचिंग का कॉन्सेप्ट आया है रिएक्ट 18 में। रिएक्ट इससे पुरानी जो रिएक्ट थी उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टेट बैचिंग क्या होती है? स्टेट बैचिंग ये है कि रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट स्टेट को इंस्टेंट अपडेट नहीं करता। मतलब जैसे आपने देखा भाई कि ये एम्प्टी एयर है और यहाँ पे रिस्पॉन्स आया तो स्टेट अपडेट हो गई, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ऐसी हो। रिएक्ट स्टेट को स्केजुअल करता है, स्केजुअल करता है, पहले इसको अपडेट करना है, फिर इसको अपडेट करना है, फिर इसको अपडेट करना है, अपने अपने हिसाब से स्केजुअल कर रहा होता है। अभी मसला नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये मसला आ जाता है। और मसला आता है क्यों है? इसलिए आता है कि भाई इनिशियल स्टेट क्या है, एम्प्टी एयर है, और कहानी स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेट से। तो इसलिए कभी कभी आपकी स्क्रिप्ट हो जाती है ब्रेक, अनडिफाइन का एरर आ जाता है कि भाई अनडिफाइन है। वो जो बगैर यूजर करके भी कॉल हो गया था डेटा सिस्टम, स्टेट बैचिंग की वजह से हो रहा है वो स्टेट बैचिंग की वजह से हो रहा है कि रिएक्ट, थोड़ी इसको ज़रा घर पे थोड़ा सा पढ़िएगा अपने हिसाब से कि ये स्टेट बैचिंग होता क्या है। रिएक्ट स्टेट को स्केजुअल कर रहा होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो ये मुझे सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा, कि एरर नहीं आ पा रहा, लेकिन ये कभी कभी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो भाई इसका हल क्या है? हाँ बोलो। यूजर इफेक्ट के बगैर कॉल हुआ था तो भी वो भी स्टेट बैचिंग की वजह से हुआ है। नहीं, वो स्टेट बैचिंग की वजह से ना, वो ये कि आप एसिंग, ये फंक्शन एसिंग है ना, एसिंग क्या होता है कि जब तक रिस्पांस नहीं आएगा वेट करवाएगा जावास्क्रिप्ट को, तो वो इसलिए कॉल हो रहा है कि जब तक वो, क्योंकि एसिंग फंक्शन बनाया मैंने, तो इसलिए वो कॉल कर रहा है, उसको रिस्पांस आने का वेट कर रहा है। जैसे रिस्पांस आएगा उसके बाद काम शुरू करेगा। यूजर इफेक्ट के बगैर भी हम ये काम कर सकते हैं। कभी हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता, हो सकता है ना हो बाद में। क्यों? क्योंकि स्टेट बैचिंग है, स्टेट स्केजुअल हुई नहीं है। हो सकता है अभी स्टेट स्केजुअल हुई है कि वो पहले फटाफट इसको रिजॉल्व कर रहा है, हो सकता है बाद में ना हो स्टेट रिजॉल्व। यानी कि ये कोई मतलब रूल नहीं है कि अगर आप कर रहे हो तो स्टेट अभी यहाँ पे अपडेट कर दो, यहाँ पे स्टेट अपडेट हो जाएगी। हो सकता है स्टेट अपडेट ही ना हो, यहाँ पे एम्प्टी ही एरर जा रहा हो यहाँ पे, ये भी हो सकता है। क्योंकि रिएक्ट स्टेट को स्केजुअल करता है, इंस्टेंट अपडेट नहीं करता। ये है कॉन्सेप्ट स्टेट बैचिंग का। तो हो सकता है उसने अपडेट ना करी स्टेट, यहाँ पे एम्प्टी एरर जा रहा हो, तो स्क्रिप्ट ब्रेक हो जाएगी आपकी यहाँ पे। तो भाई इसका हल क्या है? अच्छा, ब्रेक क्यों होती है समझ में आ गया? क्योंकि भाई इनिशियल स्टेट से कहानी शुरू होती है, एम्प्टी एरर पे लूप नहीं चला सकता। यानी अगर मैं यूं कर दूं ना इसको, लेकिन मुझे कोई एरर नहीं देगा ये, क्योंकि है तो एरर ही ना। यूआई पे कोई रिस्पांस नहीं आया, डेटा तो गेट हो गया, लेकिन यूआई पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो भाई इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस सिनेरियो से बचने के लिए हम यहाँ लगाते हैं लोडर। क्या लगाते हैं? लोडर लगाते हैं। और चले एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रखता हूँ वैसे डिफ़ॉल्ट पे। मैं रिलोड कर रहा हूँ, देखिए फ़ौरन रिस्पांस नहीं आ रहा। मैं रिलोड फ़ौरन से प्रोडक्ट गेट होके नहीं आ रहे, हो क्या रहा है ज़रा गौर से देखें। मैं रिलोड कर रहा हूँ, पहले एक एम्प्टी स्क्रीन आ रही है, उसके बाद डेटा आ रहा है। तो ये बैड यूजर एक्सपीरियंस है। और अभी तो चले इंटरनेट थोड़ा बेहतर चल रहा है, अगर इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और देर से आएगा रिस्पांस। तो हम लगाते हैं लोडर। सही है, तो उसके लिए भी अलग सिनेरियो पूरा बनता है लोडर का। देखें कितनी देर में डेटा आ रहा है, यूज़र के लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस है। तराश पे आता है और भी हर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आता है। सही है, तो इसके लिए एक अलग कोड होता है, लोडर के लिए अलग स्टेट्स बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करते हैं। लोडर लगाना बताऊंगा कि लोडर कैसे लगता है। यहाँ लोडर लगाना भी एक आर्ट है। जल्दी नहीं आएगा। उसके तरीके ये होगा कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, यानी यूज़र वाइड स्क्रीन नहीं होगी। जब तक डेटा नहीं आया तो लोडर चलता रहेगा एक यहाँ पे, ताकि यूज़र को लगे कि भाई प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। ये बैड यूज़र एक्सपीरियंस है कि डेटा है नहीं, आपके ऐसे वाइड स्क्रीन आ रही है, यूज़र बैठा हुआ इंतजार में, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो एक और सिनेरियो अभी आपको दिखाता हूँ। भाई डेवलपर से कोई गलती हो गई, उसने कुछ इस तरह उल्टा सीधा पास कर दिया। यहाँ पे एपीआई हिट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कंसोल वगैरह दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लोड किया मैंने, एपीआई ब्रेक हो गई यहाँ पे। लेकिन तो डेवलपर को पता है ना कि ब्रेक हो गई है, उसको पता है कंसोल भी कुछ होता है, कि आपके यूज़र को पता है कंसोल होता है कुछ। वो वैसे ही बैठा रहेगा। अब क्या लग रहा है उसके यूज़र को, डेटा आ रहा है अभी थोड़ी देर में, उसको बैठे बैठे सुबह हो जाएगी, डेटा नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं एपीआई ब्रेक हो गई। वो जिंदगी भर वेट करता रहेगा।
तो ये भी एक वजह होती है लोडर, इसे कहते हैं एरर हैंडलिंग। एपीआई जो डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, ये उसका काम होता है कि वो एरर हैंडलिंग करता है। डॉट कैच वाला ये भी मैं कल करवाऊंगा आपसे। तो इसको भी हम ना लोडर से डील करते हैं। मेरे तो